परंतु तुम चिंता मत करो माँ, आज मैं तुम्हारे लिए जरूर खाना लेके आऊंगा। मैं अभी जाता हूँ माँ। ठीक है बेटा, लेकिन तू जल्दी ही घर लौट आना। हाँ माँ। कुछ घंटे में ही गोपाल का बोरा कूड़े कचरे से भर जाता है और तभी गोपाल अपनी बोरी को देखकर खुश होते हुए अपने आप से बोला, अरे वाह, आज तो मुझे मैं अपनी माँ को पेट भर भोजन करवा सकता हूँ और दवाई भी लेकर जा सकता हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, चलो अब पहले जाकर माँ के लिए खाना और दवाई लेकर जाता हूँ। पैसा लेकर रास्ते में जा ही रहा होता है कि तभी उस गांव का एक लालची आदमी का नजर गोपाल के पैसों पर पड़ता है। नजर पड़ते ही वो अपने आप से कहने लगता है, इस भिखारी के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? रुको, अभी मैं बताता हूँ इसे। इतना कहकर वो आदमी गोपाल के पास जा पहुँचता है। पहुँचते ही गोपाल के हाथों से वो पैसा को छीन लेता है और आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। मेरी माँ कल से भूखी प्यासी और बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई लेकर जाना है। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ काका, मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तभी वहाँ पर गांव के कुछ आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे गांव वालों, देखो तो देखो तो देखो, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी। देखो इस भिखारी को, मेरा पैसा चोरी करके भाग रहा था और मैंने पकड़ा तो कहता है कि ये मेरा पैसा है। तो बताओ गांव वालों, एक भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? हाँ हाँ हाँ, इस लड़के को देखकर ही लगता है कि ये एक चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अरे गांव वालों, तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो इसे, नहीं तो आए दिन ये फिर से किसी न किसी का पैसा चोरी करके भागेगा। तो मारो। इतना कहकर सभी गांव वाले गोपाल को मारने लगते हैं। सभी के मारने के कारण गोपाल बहुत घायल हो जाता है और तभी गोपाल रोते हुए अपने आप से कहने लगता, अब मैं माँ के लिए खाना और दवाई कैसे लेके जाऊंगा? माँ मेरी राह देख रही होगी, घर जाकर माँ को क्या बोलूंगा? गोपाल सोचते सोचते उस पेड़ के नीचे सो जाता है और उधर स्वर्ग में तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ विष्णुदेव प्रकट हो जाते हैं। चित्रगुप्त, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी। जी प्रभु। इसमें सारे मनुष्य का जीवन, मरण और भविष्य लिखा हुआ है। आप अपने वही खाते में हर मनुष्य का मृत्यु का समय उतार कर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा प्रभु। विष्णुदेव चित्रगुप्त को भविष्यवाणी का पुस्तक देकर वहाँ से रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो जाते हैं और चित्रगुप्त अपने वाही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय लिखकर यमराज को देने जाने ही वाला
रहेगी। तभी वो भविष्यवाणी की पुस्तक उसके हाथ से छूट जाता है। तभी वहाँ पर यमराज आ जाते हैं। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आई कि नहीं? आज अगर प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी की किताब मेरे हाथ से छूटकर गिर गई है तो ये बैट से मेरी पिटाई करेंगे। हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक तो नहीं पहुंची प्रभु, कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची प्रभु। ये बार बार उस दिशा में क्या देख रहे हो? हाँ, बोलते क्यों नहीं? मेरे भविष्य को देख रहा हूँ प्रभु। इधर वो भविष्यवाणी की पुस्तक उसी पेड़ के नीचे जाकर गिर जाता है जहाँ पर गोपाल सोया हुआ था। अरे ये पुस्तक कहाँ से आ गिरा? ये तो देखने में बहुत ही पुरानी प्रतीत होता है। गोपाल इतना बोलकर उस पुस्तक को उठाकर देखने लगता है। गोपाल जैसे ही उस पुस्तक में लगे धूल को साफ करता है, वैसे ही उसे चमकते हुए कुछ अक्षर नजर आते हैं। और तभी गोपाल अपने आप से बोला, ये क्या लिखा है? भविष्यवाणी, मतलब ये किताब भविष्य बताती है। जरा इसे खोल कर देखते हैं। इतना बोलकर गोपाल उस पुस्तक को खोलकर देखता है। आज तुम्हें इस मार्ग में स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे। ये पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? तुम्हें रास्ते में स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे। हाँ, ये भी कोई बात हुआ भला। छोड़ो इस पुस्तक के बातों को। अब तो शाम भी होने लगी है। आज भी मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर गोपाल मायूस होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। गोपाल कुछ दूर चला ही था कि तभी उसका नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ता है। गोपाल पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़े हुए मिलते हैं, जिसे देखकर गोपाल चौंकते हुए अपने आप से बोला, अरे इस पुस्तक में जो लिखा था वो तो सच हो गया। लगता है सही में ये भविष्य बताने वाली पुस्तक है। चलो चलो जल्दी से मैं इस स्वर्ण मुद्रा को उठा लेता हूँ और अपने माँ के लिए दवाई और खाना लेके चलता हूँ। इतना बोलकर गोपाल उस स्वर्ण मुद्रा को उठा लेता है और अपनी माँ के लिए दवाई और खाना लेकर जाता है। घर पहुंचकर गोपाल अपनी माँ से बोला, माँ माँ उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना और दवाई लेकर आया हूँ। तभी गोपाल की माँ उठकर बैठ जाती है। गोपाल को घायल अवस्था में देखकर उसकी माँ घबराते हुए गोपाल से बोली, बेटा तुम्हारे शरीर में ये घाव कैसा? तभी गोपाल अपनी माँ को सारी घटना बताते हुए बोला, माँ ये देखो, यही है वो भविष्य बताने वाली पुस्तक। पुस्तक को देखकर गोपाल की माँ चौंकते हुए गोपाल से बोली, बेटा तुम उस पुस्तक को छुपा लो, नहीं तो फिर से कोई इसे हमसे छीन कर ले जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो, ये पुस्तक भविष्य बता सकती है।
मैं पहले ही देख लूंगा कि आगे क्या होने वाला है। तुम देखना माँ, अब जल्द ही हम लोग के दिन बदलने वाले हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बीतने लगे। देखते ही देखते गोपाल अब गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाता है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। एक दिन की बात है, गोपाल अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग गांव में सभी गरीब वासियों की इस भविष्यवाणी पुस्तक के सहारे मदद करें। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुमने बहुत सही बात कहा। हाँ तो माँ, हम लोग कल से ही ये काम करना शुरू करते हैं। शुभ काम में देरी कैसी। अगले ही दिन से गोपाल की माँ गरीब दुखियारों की भविष्यवाणी करने लगती है। यह सिलसिला अच्छा खासा चल रहा था, जिसके कारण बहुत से गरीब लोग गोपाल और उसकी माँ को भगवान के रूप मानने लगे थे। मगर एक दिन की बात है, उस राज्य की मंत्री भानु सिंह गांव से होकर गुजर ही रहा होता है कि तभी उसका नजर उस भीड़ पर पड़ता है। भीड़ को देखकर मंत्री अपने आप से बोला, यहाँ पर इतना भीड़ कैसा? मंत्री इतना सोच रहा होता है कि तभी उसके पास से एक आदमी गुजर ही रहा था। उस आदमी को रोक मंत्री उससे बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर किस कारण इतना भीड़ लगा हुआ है? क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती है, जो कि लोगों को भविष्यवाणी बताती है। सुना है कि उसके द्वारा बताया गया भविष्यवाणी कभी असफल नहीं होता है, इसीलिए लोग उनके पास दूर दूर से भविष्यवाणी करवाने आते हैं। साथ ही वो लोग गरीब और दुखियारों की बहुत सहायता भी करते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर मंत्री अपने आप से ही बोला, अगर ये आदमी सही बोल रहा है तो मुझे जाकर महाराज को बताना चाहिए। इतना बोलकर मंत्री राजमहल की ओर चल पड़ता। मंत्री राजमहल पहुंचकर राजा विक्रमजीत से बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। और मंत्री राजा को सभी बात बताने लगता है। महाराज, मुझे लगता है कि आपको भी एक बार उस बुढ़िया के पास जाकर भविष्य दिखाना चाहिए। ठीक है मंत्री जी, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं कल ही जाकर उस बूढ़ी माँ से अपना भविष्य दिखाता हूँ। अगले ही दिन राजा विक्रमजीत अपना भविष्य दिखाने पहुंच जाता है। राजा को देख गोपाल की माँ माधुरी आश्चर्य से राजा की ओर देखकर बोली,
आप तो इस राज्य का महाराज है ना? महाराज, आप मुझे सैनिक के द्वारा बुला लेते। आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपके पास खुद ही चली जाती। कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, सुना है कि आपके द्वारा बताया गया भविष्यवाणी सत्य होती है, इसीलिए मैं खुद ही आपके पास अपना भविष्य दिखाने आया हूँ। जी महाराज, मैं अभी आपका भविष्य देखकर बताता हूँ। इतना बोलकर माधुरी उस भविष्यवाणी की पुस्तक को खोलकर देखने लगती है। जैसे ही वो पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को पढ़ती है, वो घबरा उठती है और उसके माथे में चिंतित की लकीरें दिखने लगते हैं, जिसे देख महाराज माधुरी की ओर देखकर बोला, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ऐसा क्या देख लिया मेरे भविष्य में जिसे देखकर आपके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया है? मुझे बताइए बूढ़ी माँ कि मेरे भविष्य में क्या है? राजा विक्रमजीत का बात सुन माधुरी राजा से बोली, मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं आपको आपके भविष्य के बारे में सभी के समीप नहीं बता सकती। आपको मैं ये बात अकेले में ही बताना चाहती हूँ। इतना बोलकर माधुरी राजा को अपने साथ बंद कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचते ही राजा विक्रमजीत माधुरी से बोला, आप निश्चिंत होकर बताइए बूढ़ी माँ कि ऐसा क्या है जो आप मुझे अकेले में ही बताना चाहते हैं? तो सुनिए महाराज, महारानी गर्भवती है, आप पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है बूढ़ी माँ, परंतु ये बात आप मुझे इस बंद कमरे में क्यों बता रही हैं? ये बात आप सबके समीप भी तो बता सकते थे। हाँ महाराज, परंतु इसमें कुछ समस्या है। इसमें कैसा समस्या? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे खुलकर बताइए बूढ़ी माँ। महाराज, वो पुत्र आपका अंश नहीं है, बल्कि आपके ही महल का किसी नौकर का है। तभी राजा गुस्से से आग बबूला होकर माधुरी की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हें कल तक का मोहलत देता हूँ कि तुम मुझे महारानी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके दिखाओ। इतना कहकर राजा गुस्से से वहां से चला जाता है और बाहर जाकर अपने मंत्री भानु प्रताप से बोला, मंत्री भानु प्रताप सिंह, फौरन यहाँ से चलो। राजा को क्रोधित में देख गोपाल राजा से बोला, महाराज, आप इतना क्रोधित हैं, ऐसा क्या हो गया महाराज? परंतु राजा ने गोपाल को अनदेखा कर देते हुए वहां से चला गया और तभी गोपाल अपनी माँ के पास जा पहुंचा। गोपाल कमरे में पहुंचकर देखता है कि उसकी माँ उदास होकर बैठी हुई थी। तभी गोपाल उसकी माँ से बोला, माँ, महाराज इतना क्रोधित अवस्था में यहाँ से चले गए और तुम भी उदास होकर बैठी हो। आखिर ऐसा क्या हो गया माँ, मुझे बताओ। गोपाल का बात सुन माधुरी अपने बेटे को सारी बात बताने लगी। गोपाल सारी बात सुनकर अपनी माँ से बोला, अरे माँ, ये तो महाराज के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो माँ, मैं सच्चाई को सबके सामने लाकर ही रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
इतना कहकर गोपाल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर बैठकर गंभीरता से सोचने लगता है। कुछ देर सोचने पर गोपाल को एक सुझाव आता है। हाँ, मैं इस भविष्यवाणी पुस्तक को खोलकर देखता हूँ। जरूर इसमें इस समस्या का समाधान मिलेगा। इतना कहकर गोपाल उस पुस्तक को खोलकर देखने लगता। गोपाल पुस्तक में लिखे शब्दों को पढ़कर अपनी माँ के पास जा पहुँचता है और अपनी माँ से बोला, माँ, चलो, हमें अभी के अभी राजमहल जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ बेटा? अभी तो कुछ ही समय में रात्रि होने वाली है। इस वक्त राजमहल जाना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। चलो माँ, मैं तुम्हें रास्ते में सब बात बताता हूँ। बस मैं तुम्हें जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो। गोपाल अपनी माँ के साथ राजमहल के लिए निकल पड़ता है। और उधर राजा विक्रमजीत अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर महारानी से सब बात छुपाते हुए रानी के कमरे में चला जाता है और रानी से बोलने लगता है। महारानी जी, मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ। राजा का बात सुनकर रानी राजा से बोली, क्यों महाराज, आज क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? हाँ, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आज तक आपने मुझे अंधेरे में रखा। राजा का बात सुन रानी घबराते हुए सोचने लगती है, कहीं इस बेवकूफ महाराज को हमारे संबंध के बारे में तो नहीं पता चल गया। रानी सोच ही रही होती है कि तभी राजा उससे बोला, आप कहाँ खो गई महारानी? हाँ, कहीं नहीं महाराज। आप ये सब क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं कुछ समझी नहीं। रानी का बात सुनकर राजा हंसते हुए रानी से बोला, डर गए ना आप? मुझे आज सच्चाई का पता चल गया है महारानी कि आप गर्भवती हैं और मैं पिता बनने वाला हूँ। ये बात तो मैं इसलिए नहीं बताई महाराज क्योंकि मैं आपको उपहार देना चाहती थी। कल ही मैं बताने वाली थी आपको। महारानी इतना बोल ही रही थी कि तभी एक सैनिक वहाँ पर आ जाता है और राजा से बोलने लगता है, महाराज की जय हो। महाराज, आपसे मिलने एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा आया है। वह बूढ़ी माँ कह रही है कि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जो हुकुम महाराज। राजा के कहने पर सैनिक वहाँ से चला जाता है और तभी राजा रानी से बोला, महारानी, मैं चलता हूँ। आप अपने और मेरे होने वाले संतान का ध्यान रखिए। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। इतनी रात गए, तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? महाराज, मैं आज आपके महल में रहकर सबूत इकट्ठा करना चाहता हूँ। मुझे आज रात यहाँ रहने की अनुमति दीजिए। ठीक है,
आज रात तुम दोनों यहीं पर रुक सकते हो, परंतु तुम्हें याद तो है ना मेरा शर्त, अगर तुम दोनों कल तक साबित नहीं कर सके कि रानी दोषी है तो तुम दोनों बेमौत मारे जाओगे। हाँ महाराज, हमें मंजूर है। उसी रात गोपाल और उसकी माँ महारानी के कमरे के बाहर एक दीवार के कोने में छिप जाता है और रानी के बाहर निकलने का प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ ही समय बाद सभी लोग निद्रावस्था में चले जाते हैं। वैसे ही रानी दबे पांव अपने कमरे से छिपते छुपाते बाहर जाने लगती है। साथ ही गोपाल और उसकी माँ महारानी का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। गोपाल देखता है कि वो राजा के अस्तबल के पास पहुंच जाती है, जहां पर रामू रानी का प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह सब गोपाल और उसकी माँ छुप कर देख रही होती है। आप जानते हैं, आज तो मेरी एक पल के लिए सांस ही अटक गई थी। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि महाराज को हमारे संबंध के बारे पता चल गया, परंतु ये मूर्ख राजा तो अभी भी कुछ समझ नहीं सका। कहता है ये संतान उसका है। उस मूर्ख राजा की बात छोड़िए ना महारानी, अभी तो आप मुझसे मिले हैं और अभी भी उस मूर्ख राजा की बात किए जा रहे हैं। अरे ठीक है ना रामू जी। कुछ समय पश्चात जैसे ही सुबह होने लगती है, रानी उठकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और उधर गोपाल और उसकी माँ जाकर राजा से बोलने लगता है। महाराज, आज मैं आपको सारा सबूत देने वाला हूँ, परंतु महाराज मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। गोपाल राजा को सारी बात बताने लगता है। गोपाल का बात सुन राजा अपने सैनिक को बुलाकर उससे बोला। सैनिक, महारानी के कमरे में जाकर महारानी से कहो। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर सैनिक महारानी के कमरे में जाकर महारानी से बोला। महारानी की जय हो। महारानी, रामू का किसी ने हत्या कर दिया है। सैनिक का बात सुन रानी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है और तभी चौंकते हुए सैनिक से बोली, तुम क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। इतना कहकर रानी अस्तबल की ओर भागते हुए जाने लगती है। रानी अस्तबल के पास पहुंचकर देखती है कि रामू तो जीवित है। रामू को जीवित देख रानी गुस्से से आग बबूला होकर अपने आप से बोली, सैनिक की इतनी जरूरत कि वो मुझसे झूठ बोला। हाँ, अब मैं उस सैनिक को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रानी पीछे मुड़ी ही थी कि तभी सभी लोगों को देखकर रानी चौंक पड़ती है। रानी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राजा सैनिक से बोला, सैनिकों, इस झूठे और मक्कार औरत को फौरन गिरफ्तार कर लो।
और साथ ही इसके प्रेमिका को भी पकड़ लो और ले जाकर उम्र भर के लिए कारागार में डाल दो। तभी रानी रोते हुए राजा से बोली, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महाराज, मुझे काल कोठरी में मत डालिए महाराज, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। रानी का बात सुन राजा रानी से बोला, तुम माँ बनने वाले हो इसीलिए मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल रहा हूँ, वरना तुम्हें फांसी में चढ़ाने में मुझे देर नहीं लगती। ले जाओ सैनिकों, इन दोनों को मेरे नजरों के सामने से। राजा के कहने पर सैनिक उन दोनों को ले जाकर काल कोठरी में डाल देता है। मुझे क्षमा कर दीजिए बूढ़ी माँ, मैंने आप दोनों पर शक किया, अगर आप दोनों नहीं होते तो आज मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता। बेटा गोपाल, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें खाली हाथ विदा नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मंत्री जी, इन्हें ढेर सारा सोना देकर यहाँ से विदा कर दे। मंत्री ने माधुरी और गोपाल को ढेर सारा जेवरात देकर वहाँ से विदा कर दिया। गोपाल और उसकी माँ अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में माधुरी रुक जाती है और तभी गोपाल अपनी माँ से बोला, अब क्या हुआ माँ, तुम रुक क्यों गए? बेटा, अब हमें इस भविष्यवाणी पुस्तक को और अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। इस पुस्तक को तुम जहाँ से उठा लाए थे वहीं वापस रख कर आओ। परंतु क्यों माँ? इस पुस्तक के कारण ही तो आज हम लोग इस गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। हाँ बेटा, परंतु ये भविष्यवाणी पुस्तक जब से हमारे हाथ आए हैं तब से समाधान के साथ साथ मुसीबत भी तो लाई है। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम ही मेरे लिए काफी हो। ठीक है माँ, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं उस बुक को वहीं पर वापस रख दूंगा जहाँ से ये बुक मुझे मिला था। गोपाल इतना कहकर अपनी माँ के साथ उस पेड़ के नीचे जा पहुँचता है। और उस भविष्यवाणी पुस्तक को उसी पेड़ के नीचे छोड़कर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं।